बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हैदर अली है और मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट 7 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली सर हमने जो मॉडल डिज़ाइन किया वो है फ्लड मिटिगेशन मेजर्स के हवाले से। हमने सवात के कम्युनिटी लिए हैं फ्लड प्रोटेक्शन के लिए। हमने सर माउंटेंस के लिए जब माउंटेंस पे असल के सर स्नो मेल्टिंग होती है सर, और हेवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पे पानी आता है। तो सर हमने माउंटेन्स के ऊपर चेक डैम बनाए हैं सर। इसके चेक डैम्स के साथ हमने टरबाइन लगाए हुए। उससे सर फ़ायदा यह है कि जब माउंटेन्स पे पानी आता है तो वो उसका इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और दूसरी बात सर ये पानी आने से वो टरबाइन की वजह से सर यहाँ पे जो पानी की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। दूसरी सर हमने ये डैम से जो पाइपलाइन दिया है कम्युनिटी के लिए सर, ऐसे ये होता है कि जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो सर कम्युनिटी की जो टैंक की तरफ भी आता है सर। इसके साथ ये टैंक से हम कम्युनिटी में पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी बात सर जब हैवी रेनफॉल या किसी वजह से ये डैम टूट जाए तो सर हमने यहाँ पे रेवरेंडस के लिए एक पाइप लिंक दिया है। तो इसकी जो पानी आएगा वो कम्युनिटी पे नहीं जाएगा सर, डायरेक्ट रेवरेंडस की तरफ आएगा। इसके अलावा सर हमने जो रेवरेंडस है उस पर साइड वाल लगाई हुई है। दूसरी बात सर हमने प्रोटेक्शन वाल भी लगाया हुआ है। और कम्युनिटी का जो लेवल है सर वो हमने रेवरेंडस से थोड़ा ऊपर रखा हुआ है। वजह है कि जब ये प्रोटेक्शन वाल टूटेगी सर तो पानी डाल के हाउस इस पर नहीं आएगा। वो जो प्रोटेक्शन वाल कम्युनिटी के इर्द गिर्द होगा वो से टकराएगा। मेरा नाम मोहम्मद सनान है और हम 3 दोस्तों ने मिलकर जो है मॉडल बनाया है। हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। हमारा जो मॉडल है ना वो बेस है रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग इन DRR, यानी रिमोट सेंसिंग का DRR में क्या काम है। इसमें से आते हैं 3 कैटेगरी, यानी बिफोर डिज़ास्टर, ड्यूरिंग डिज़ास्टर, आफ्टर डिज़ास्टर। ठीक है ना। सबसे पहले जो है ना रिमोट सेंसिंग काम किस तरह करती है। रिमोट सेंसिंग इस तरह काम करते हैं कि सन से जो रेज आते हैं उसमें से कुछ जो है ना एब्जॉर्ब हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, कुछ जो है ना स्कैटर हो जाते हैं, और कुछ जो है ना जब शॉर्ट लेवल के वेव्स होते हैं वो जो है ना दोबारा रिफ्लेक्ट करते हैं, जो सेटेलाइट के जरिए हम कैप्चर कर लेते हैं। नीचे हमारा डेटाबेस लगा हुआ था, वहाँ पे हम एनालाइज करते हैं। अच्छा, इसका डिज़ास्टर में क्या रोल है। इसका डिज़ास्टर में रोल है कि बिफोर डिज़ास्टर हम एक एरिया को जो है ना मॉनिटर कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ मंगाए, कोई बिल्डिंग है जैसे कि बहेरा टाउन या ब्लू वर्ल्ड सिटी है इसके बेस पे बने हैं, हम वहाँ को मॉनिटर कर सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर में कौन कौन से हेजर्ड या कौन कौन से डिज़ास्टर का खतरा है, उससे बचने के लिए हम क्या मिटिगेशन मेजर कर सकते हैं। ड्यूरिंग डिज़ास्टर इसका फ़ायदा ये है कि हम जो है ना डिज़ास्टर ड्यूरिंग में हम जो है ना सेफ जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहाँ पे हम कैंप लगा सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी ये हमारे पास जो है ना ड्यूरिंग डिज़ास्टर एरिया है, यहाँ पे हम सेफ जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेफ रूट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवैक्यूएशन कर सकते हैं। और तीसरा जो है ना हमारे पास है आफ्टर डिज़ास्टर, यानी हम आफ्टर डिज़ास्टर में देते हैं कि हमारे कौन कौन सी जगह हिट हुए और किस किस वजह से हिट हुए। हम इसकी वजह से फिर फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाले यानी जो डिज़ास्टर है उसे कैसे बचा जा सकता है। तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है फ्लड का पानी का लेवल यहाँ आता है, यानी कि ये कम्युनिटी हिट हुए फ्लड के दौरान। फ्यूचर में हम प्लानिंग कर देते थे, यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल लगा लेते और जो एरिया है उसको एलिवेटेड कर दे, तो अगर फ्लड आएगा या कोई और इस तरह हैजर्ड आएगा तो ये एरिया बच सकती है। तो ये हमारा मॉडल है कि रिमोट सेंसिंग जो है ना हमें कैसे हेल्प कर सकती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। आफ्टर डिज़ास्टर जो है ना इसमें जो है ना आफ्टर डिज़ास्टर हमें पता चला कि कौन कौन से एरिया हिट हुए, किस किस वजह से हिट हुए, कौन से रोड ख़राब हुए, कितना लॉस हुआ, इकनॉमिक। हम घर बैठे जो है ना किसी भी एरिया का जो है ना डेटा निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या नुकसान हुए, कितना लॉस हुए। जैसे कि 2022 फ्लड में सैलाब आया था ना, तो हाल की सिचुएशन के लिए हमने नासा को कहा कि हमारे लिए पिक्चर्स प्रोवाइड करें ताकि हमें पता चल सके कि कितना जो है ना एरिया ख़राब हुआ है, कितने लोग मरे, कितना जो हमें अभी फंडिंग की ज़रूरत है। फिर हमने रिक्वेस्ट की तो हमें फंडिंग आया बिलियन में, जो हमने रिलीफ प्रोवाइड किया, राशन प्रोवाइड किया। इस तरह 2015 में जो जलज़ला आया था
वहाँ पे भी हमने फिर नासा को आगे हमारे लिए जो है ना पिक्चर्स प्रोवाइड करे। तो ये सारा जो काम होता है रिमोट सेंसिंग के थ्रू ही होता है, सब लाइट के थ्रू होता है। अच्छा, दिन के वक्त हम जो है ना सनलाइट यूज़ कर लेते हैं, उसकी वजह से हम अपना काम निकलवा लेते हैं। रात के वक्त रिमोट सेंसिंग कैसा काम करते हैं, तो रात के वजह तो मून के लाइट से हम काम करते हैं, या जो है ना फिर जो बेड से जिस जो ईगो से काम करते हैं, इसी तरह ईगो के ज़रिए हम जो है ना अपनी इमेजेस क्लिक करवा लेते हैं। माय नेम इज़ फ़हीम ख़ान और हमने ये रोड परमिएबल रोड स्ट्रक्चर बनाया है जो कि एक एबिलिटी रखता है कि रोड से पानी को ईज़िली एब्जॉर्ब कर सके। तो बेसिकली हम ये जो अपर लेयर ऑफ दैट रोड है ये हम स्मॉल पीसेस ऑफ ग्रेनाइट से बनाते हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ ग्रेनाइट से जब आप ये बनाते हैं तो इसमें स्मॉल पोर्स बाकी रह जाते हैं जो कि कैपेबिलिटी रखता है टू एब्जॉर्ब और टू ड्रेन द वाटर। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट लेयर बन जाता है तो इसके नीचे हम फिर ये सेकंड लेयर जो है ये क्रश का बनाते हैं। क्रश का लेयर इसलिए डालते हैं कि जस्ट टू सपोर्ट द फर्स्ट लेयर। आफ्टर दैट लेयर वी मेड द थर्ड लेयर विच इज़ ट्रूली आउट ऑफ कंक्रीट लेयर, विच इज़ ट्रूली आउट ऑफ कंक्रीट। अब ये कंक्रीट लेयर जो है ये इम्परमिएबल है। ये जो यहाँ से पानी ड्रेन होगा वो सेकंड लेयर से भी ड्रेन हो जाएगा। इसके बाद जब थर्ड लेयर में जाएगा तो वो इम्परमिएबल है, उधर पानी रुक जाएगा। तो अभी उस पानी के लिए हमने फिर यहाँ पर ड्रेनेज पाइप्स लगाए हैं जो कि ईज़िली पानी को उधर से सीवेज सिस्टम तक ले जा सकते हैं। ये पहला स्टेज है जो ग्रेनाइट लेयर से बना है। इस ग्रेनाइट लेयर में पानी एब्जॉर्ब होकर क्रश के लेयर में चला जाएगा। क्रश के लेयर में स्टोर होके एब्जॉर्ब होने के बाद या इम्परमिएबल कंक्रीट लेयर में पानी आएगा, या जो पानी जमा होगा वो एक्सक्रीट होगा स्वीट सिस्टम्स में इस ड्रेन पाइप के ज़रिए। इस ड्रेन पाइप का ये फ़ायदा है कि जो भी अर्बन फ्लडिंग का पानी आएगा वो इसी से फ़िल्टर होकर यहाँ से जाएगा स्वीट सिस्टम में, और इससे पानी खड़ा नहीं होगा। इसका ये फ़ायदा भी है कि 20 साल तक ये रोड इसकी लाइफ स्पैन है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये पर मीटर स्क्वायर 1 मिनट के अंदर 600 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये एक यूके कंपनी बनाता है, टॉप मैक्स कंपनी, वो ये ग्रेनाइट पत्थर इस्तेमाल करते हैं। ग्रेनाइट पत्थर का फ़ायदा ये है जब ये ग्रेनाइट पत्थर इस तरह जुड़ जाते हैं तो इसमें इस तरह पोरस होल्स रह जाते हैं। पोरस होल्स की वजह से इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और एक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी का यही फ़ायदा है कि जल्दी से जल्द ये पानी ड्रेन करे और स्वीट सिस्टम तक पहुँचाए। ये स्ट्रक्चर सिटीज़ में बहुत इफेक्टिव है। मोटरवेज़ में चूँकि रोड बड़े तो उसमें इतनी स्विच की ज़रूरत नहीं है, इतना ड्रेनेज की ज़रूरत नहीं है, और ये कंजस्टेड सिटीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। ये जो हमारे जो आम स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे पानी खड़े होने का जो मसला है ना, वो इस मॉडल के ज़रिए ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। इससे डिज़ास्टर हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। और ये जो नए तरीका है जो जापान, चाइना और यूके में अब आजकल अप्लाई हो रहा है, और ये पाकिस्तान में भी आ सकते हैं अगर कोई इसे सही करेगा। I'm Azaz Ahmed. I'm a research scholar at Center for Disaster Preparedness and Management, University of Peshawar. Basically, this model is based on the risk reduction measures for bus rapid transit, BRT Peshawar. It's a nexus between the disaster and development, is a focus on that theme. So basically, we made this project before the BRT started in 2019. We studied the whole BRT, PC1, PC2, all this documents, and then we identified where are the gaps or the challenges or the risk measures which we can reduce. So there were a few measures which we thought that we could address or propose solutions for it. The first problem we identified was the emergency exit. There were no emergency exits. There are still no emergency exits in the BRT corridor, which can be used for the firefighting purposes, military, or anything related to the emergency response. So we identified it in the 2019 that there should be an emergency exit. If you have noticed that the BRT had recently had the bus being under the fire, so the whole unit had to be stopped. So another problem we identified was the urban flooding.
What is the urban flooding? Urban flooding, suppose you have visited Tehkal area or any other place, there's a lot of water on the roads, and it is not possible for the drain to absorb the water. So we suggested that there should be another technique that should be used by the organization or whoever is managing the BRT. It's a curbs drainage system. Curb drainage system basically focuses on that there should be holes or there should be circles around the road which could absorb the water into the drain. So it was the first two solutions should be these were the first two solutions as emergency exit and the curb drainage system. Another most important and the most highlightful issue of the BRT is that the underpasses are flooded in the rain or monsoon season. So whenever in Pakistan or in Peshawar there is rainfall, the underpasses are inundated. So we proposed three solutions for the inundation. So the first solution was that there should be a slope made that the BRT corridor water should not enter the underpass, and it should be connected to a pipe, as you can see them, it is mentioned here, and it should be drained out. The other solution which we implemented was that sensor motion motors should be connected. Water motors that should be sensor based should be connected here, and it will pump out the water as soon as the water enters the underpass. The third solution, which is very easy and feasible, I think it can be easily implemented, is that the rainwater harvesting solution. The underpasses that are open should be covered with the material that is easily can be easily placed over there or built over there. It should cover the underpasses. As you can see, the rainwater will come here and it will be stored through the pipes, and it will go to the temporary tanks or temporary water tanks. As you can see here, the U-turn is empty, whereas we have shown that the U-turn have the temporary water tank. The temporary water tank will save the water, whereas the same saved water will be used by the Tehsil community or the PDA or any other organization for the irrigation purpose. It is called rainwater harvesting. As we have seen, by 2030 Pakistan will have a shortage of water. So this rainwater harvesting technique can be used to solve or to mitigate somehow at a lower level, but it will still be feasible. The other technique which I want you to focus on is the main thing. Peshawar has the mini cyclones. We can see, like in the last 3 to 6 months, we had a high speed winds. High speed winds can disrupt the bus stations that are elevated. It is made up of glass. If the high speed winds breaks these glass, people inside this thing can get hurt. They are at high risk, and there is no evacuation system for these bus stations. So we have suggested chute evacuation system. Chute evacuation system is basically technology derived from the Japan and other developed countries. In chute evacuation system, it is a gravity operational based vessel which automatically opens after 3 to 5 seconds when an emergency alarm has been raised. It operates on the gravity. You just sit on it and you can just flow down to the ground without any getting hurt, or it has a chances of like 0 to 5% of being getting hurt. So we have suggested 5 to 6 risk reduction measures for bus rapid transit in 2018-19 before its completion, but still no solution has been implemented. Even the people and specifically the students are suffering if the BRT is disconnected in the rainy season. Thank you so much. मेरा नाम मोहम्मद हारिस है। मैं BS 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। ये हमारा मॉडल है। हमारा टॉपिक जो है मॉडल का वो है लैंडस्लाइडिंग। लैंडस्लाइडिंग हमारे साथ लैंडस्लाइडिंग हमारे साथ एक डिज़ास्टर है। ये एक नेचुरल डिज़ास्टर भी और मैन मेड भी हो सकता है। ये जो इनके हमारा कॉजेज़ हैं वो ये कि ये जब ज़मीन गीली हो जाती है ना, तो ये फिर हमारे साथ पत्थर नीचे गिरने का चांस है, वो लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो वेजिटेशन है ना, वहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम है, और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। वो जब पहाड़ लग जाते हैं ना, तो उनकी जो रूट्स होते हैं वो तो बहुत मजबूत होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे साथ लैंडस्लाइडिंग के जो पत्थर है वो मुकम्मल तो ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन रोक सकती है और उसको कम कर सकती है। ये जो हमारे साथ है ना, हमारा मेन फोकस इस IoT सेंसर पर है। ये इसका मेन काम क्या है कि ये ज़मीन के कंडीशन को मॉनिटर करता है कि ज़मीन में कितना ड्राइनेस और कितना वेटनेस, पानी कितना है और कितना नहीं है। तो ये जब इसको इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो ये हमारे साथ यहाँ आ जाता है। ये हमारे साथ मॉनिटरिंग एंड अलार्म सेंटर है। यहाँ का काम जो है ना, ये जो IoT सेंसर इंफॉर्मेशन सेंड करती है,
वो यहाँ पर हमारे साथ मिलती है। यहाँ पर वो मॉनिटर करते हैं और वो सारा मतलब डेटा कलेक्ट करके वो हमें अर्ली वार्न करते हैं कि यहाँ लैंडस्लाइड आने का मतलब चांसेस ज़्यादा है या यहाँ लैंडस्लाइडिंग आ सकती है, जिसको हम मिटिगेट कर सकते हैं फर्दर। अगर लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा है तो ये हमारे साथ एक अलार्म सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। ये अलार्म लगा के वो कम्युनिटी को एक अवेयरनेस दे सकते हैं या उनको खबर सुना सकते हैं कि मतलब अलर्ट, तो वो दिखा सकते हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइड आ रही है। तो हम एक ये तरीके जिसकी वजह से हम लैंडस्लाइडिंग को मतलब मिटिगेट कर सकते हैं। फिर यहाँ हमारे पास एक सिस्टम क्या है, इसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइडिंग ड्रेनेज सिस्टम। ये बेसिकली हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया फ्रेंच ड्रेनेज सिस्टम का। फ्रेंच ड्रेनेज सिस्टम का ये है ना कि वो हमने पहले एक पॉकेट मतलब खोदी है, उसके ऊपर हमने ग्रेवल मतलब जो ग्रेनाइट है, ग्रेवल है, उसके ऊपर हम वो डाल देते हैं और नीचे इसके नीचे एक पाइप होता है। वो पाइप जो है वो पानी लेकर जाता है यहाँ पानी की टंकी तक। ये जो पानी के टैंक्स हैं ना, यहाँ पर वो पानी स्टोर हो जाता है और फिर वो फ़िल्टर होके या ना होके भी वो हम यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और ये जो पानी है ना, ये सेम पानी यहाँ पर जब अगर वाइल्ड फायर अगर सपोज़ लग जाए तो ये पानी हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे साथ जो है, हमारे साथ एक EUC सेंटर है और ये जो दूसरा मॉनिटरिंग एंड अलार्म सेंटर है, ये हमने सोलर पावर्ड इसके लिए यूज़ किया, क्योंकि हमारे साथ ये सोलर पावर जो है सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली मेथड है एनर्जी के लिए। क्योंकि हमें तो बिजली की ज़रूरत पड़ती है ना, तो 24 घंटे बिजली का होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि मतलब वो अपने मिटिगेशन और वो अपने अलार्मिंग और मॉनिटरिंग सब कुछ मतलब 24 घंटे के लिए रख सकते हैं। और आखिरी फिर हमारे साथ बस वो नॉर्मल मिटिगेशन मेथड्स है जो अभी भी इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन शॉर्ट स्केल पर, मतलब वो इतने इफेक्टिव नहीं है, जैसे कि ये रॉक बैरियर्स या इसको हम रिटेंशन वॉल्स भी बोलते हैं। इनका काम क्या है कि वो छोटे छोटे पत्थर है वो उनको रोक सकता है, लेकिन बड़े बड़े पत्थर को वो नहीं रोक सकता। तो इसके लिए हमने एक दूसरा मेथड किया है, इसको बोलते हैं फेंसिंग और या स्लोप ग्रेजिंग इसको भी बोल सकते हैं। हमने उसके ऊपर वेजिटेशन भी रखा है और स्लोप ग्रेजिंग भी किया है। स्लोप ग्रेजिंग का ये फ़ायदा है कि वो जब हम ऊपर से नीचे तक करते हैं तो वो मतलब वो जो स्लोप है उसको स्टेबलाइज कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। My name is Ahmad Murtada. I am currently a student of disaster management, studying in third semester. आज हमारा मॉडल है वो अर्थ शेकिंग के मतलब है कि एक अर्थक्वेक आ गई, डिफरेंट बिल्डिंग इसको किस तरह रिस्पांस कर रही है। तो हमने इसके लिए डिफरेंट मटेरियल के 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल इस्तेमाल किए। एक किस्म का वो है जो नॉर्मली देहात में लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो शेकिंग के दौरान उसके मटेरियल इस तरह इस्तेमाल किए जो अर्थक्वेक के एंटी सेस्मिक नहीं होते, जो किसी किस्म के रिस्पांस नहीं शो कर रहा, रेजिस्ट नहीं कर रहा। अर्थक्वेक वर्टिकली आ गई तो शेरवाल की ये का काम कर लेगा कि फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हमने डिफरेंट मटेरियल इस्तेमाल किए। डिफरेंट मटेरियल का फ़ायदा ये है कि ये बिल्डिंग जो है एक ही मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को डिफरेंट रिस्पांस शो कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इनायतुल्लाह है और मैं 7th सेमेस्टर CDPM का स्टूडेंट हूँ। इधर हमने डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन अवेयरनेस के लिए एक्सपो का इनेकाद किया है और इसके साथ हम अवेयरनेस वॉक करेंगे। इसमें मॉडल्स एग्जीबिशन है और इस तरह
सीरियस डिज़ास्टर गेम्स वगैरह है। तो इसमें हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें, और ये हम 13 अक्टूबर को हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट डे होता है, तो हम और 8 अक्टूबर को जो ज़लज़ला आया था 2005 को, तो हम इसको कमेमोरेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने इस एक्सपो और वगैरह का इनेकाद किया है ताकि हम इसको कमेमोरेट करें और लोगों को अवेयरनेस दें। अच्छा, इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ मॉडल्स की एग्ज़िबिशन हमने की, और साथ साथ हमारा इसमें है इमरजेंसी रिस्पांस इक्विपमेंट्स एग्ज़िबिशन भी है। तो ये हमारे साथ ये जो है ये हम इन्फेंट है, ये हम प्रैक्टिकल के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, एकेडमिक कोर्स का। तो ये हम एक इन्फेंट को हम CPR किस तरह देंगे, तो ये हम इसके थ्रू करवा सकते हैं, लोगों को प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। ये हमारे साथ स्प्लेंट है, अगर लेग वगैरह में इंजरी आती है या कोई वो होता है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास फ़र्स्ट एज में बैंडेजेस है, ये हमारे पास फ़र्स्ट एड किट है जिसमें स्टेथोस्कोप वगैरह है, नेक के लिए ये चीज़ें यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ सामान है इसमें। ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के बैंडेजेस वगैरह है जो कि मतलब हाथ वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पाइनल इंजरी के लिए है, वेस्ट के लिए है, नी एल्बो वगैरह के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है इस बैग में हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स है जो कि डिज़ास्टर अवेयरनेस वगैरह के बारे में ये आगाही हमें प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है ये हम क्लाइंबिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। अगर ऊपर फ्लोर में कोई इमरजेंसी वगैरह सिचुएशन है तो हम इसके थ्रू हम ऊपर जा सकते हैं। आगे जाइए जी। ये हम वॉक के लिए प्रोवाइड करते हैं, अगर इमरजेंसी हो जाती है तो ये इसके थ्रू वो लोग वॉक कर सकते हैं जो मतलब इंजर्ड हो। ये भी है हमारे साथ। इस रॉड के थ्रू हम वो करते हैं, सर्वे करते हैं। और ये हमारे साथ हेलमेट वगैरह है जो कि हम फायर एक्सटिंग्विश करने के वक्त यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे साथ ये और वो कॉटन ऑफ के लिए यूज़ होते हैं। ये हमारे पास मास्क है जो कि हम स्मोक के वक्त यूज़ करते हैं। ये शूज़ वगैरह है, ये ग्लव्स है, ये ग्लासेस है, और ये हमारे पास स्मोक डिटेक्टर है। ये सारा सामान जो है फायर एक्सटिंग्विशिंग के वक्त हम यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लैंकेट है, ये भी हम फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास ट्रायाज के टैग्स है, इसमें 4 किस्म के हैं, एक ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है और येलो है। ब्लैक में हमारे पास वो लोग आएंगे जो मतलब जिसकी डेथ हो गई है, और रेड में वो लोग आएंगे जो सेवियर इंजर है। इसी तरह ग्रीन में माइनर इंजरीज़ वाले, और येलो में मतलब जो साइकोलॉजिकल शॉक वगैरह में चले गए हैं। इसका मकसद ये है कि अगर कोई फ़र्स्ट एड रिस्पॉन्डर आते हैं या रेस्क्यूअर आते हैं तो मतलब वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि हमें किस मरीज़ को मतलब ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है, किस को फ़र्स्ट एड देना है। तो ये इसके लिए यूज़ होते हैं ट्रायाज। ये हम रिस्पांस में देते हैं। ये कपड़े हैं हमारे पास, और ये जो है ये फायर रेजिस्टेंट है, इसमें फायर नहीं लगता। जो लोग फायर वगैरह में फंसे हुए हो या उनको हम ये प्रोवाइड करते हैं, ना फायर सूट कहते हैं इसको। ये हमारे पास हुक है जो कि हम ऊपर अगर कोई चीज़ फंसी हुई हो तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये फ़र्स्ट एड का फार्मूला है डॉक्टर ABC। डेंजर है हमारे पास, रिस्पांस है, एयरवे, ब्रेथ और कंप्रेशन। सबसे पहले हम डेंजर को देखेंगे, फिर रिस्पांस चेक करेंगे, फिर एयरवे चेक करेंगे, फिर ब्रेथिंग है, फिर हमारे पास कंप्रेशन है, हम कंप्रेशन प्रोवाइड कर देंगे। ये जो है ये हमारे पास एक वेक्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अनकॉन्शियस में गया है, अनकॉन्शियसनेस में, तो हम इसको फ़र्स्ट एड किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं वो सबसे पहले डेंजर देखेंगे कि आसपास कोई डेंजर तो नहीं है। अगर डेंजर है तो हम पहले डेंजर को हटाएंगे। अगर डेंजर को हटा नहीं सकते तो इसको हम सेफ़ जगह पे लेके जाएंगे। फिर हम इसका रिस्पांस चेक करेंगे कि ये रिस्पांस दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हम इस पर टैप कर सकते हैं। सही है कि हम ये चेक करेंगे कि किस तरह रिस्पांस दे रहे हैं। अगर फिर हम एयरवे चेक करेंगे, इसकी सांस की नाली हम चेक करेंगे, इसकी मुंह में देखेंगे। इस तरह अगर मुंह में कोई नवाला वगैरह अटका हो तो हम इसको निकालेंगे। फिर इसके साथ ब्रीथिंग, इसके बाद ब्रीथिंग देखेंगे। ब्रीथिंग हम किस तरह हम लुक लेसन फील करते हैं, इस तरह लेसन और इस तरह हम लुक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कंप्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कंप्रेशन हम इस तरह प्रोवाइड करेंगे, CPR जो है कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन करेंगे। उसमें हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम इस पोजीशन पे बैठेंगे। ठीक है, पेशेंट विक्टिम के राइट साइड, और हमारे हाथ जो है ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए। हम इस तरह 1 2 3 4 इस तरह 30 करेंगे। उसके बाद हम मुंह में इस तरह 2 ब्रेथ देंगे।
इस तरह 2 ब्रेथ देंगे, फिर 30 का कंप्रेशन, फिर 2 ब्रेथ, हम तब तक ये रिपीट करेंगे जब तक ये होश। इसके बाद ये हमारे साथ फायर एक्सटिंग्विशर के सामान है, ये हमारे साथ फायर एक्सटिंग्विशर है, मुख्तलिफ़ किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर इधर रखे हुए हैं। इसका एक फार्मूला है यूज़ करने का, इसको पहले पास फार्मूला हम कहते हैं। पास का मतलब ये है कि हम इसको पुल करेंगे, पहले सबसे पहले इसको निकालेंगे, फिर ये जो नोज़ल लगा है हम इस तरह इससे पकड़ेंगे और फायर के बेस पे हम इसको एम करेंगे। इसके बाद हम इसको स्क्वीज़ करेंगे आराम आराम से और इस तरह स्वाइप करेंगे, जिस तरह हम झाड़ू लगाते हैं आग की जगह पे हम इसको स्वाइप करेंगे। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सटिंग्विशर इसलिए लगी हुई है कि हर फायर के अपने क्लासेस होते हैं और उस क्लासेस के लिए, हर एक क्लास के लिए हम अपना फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ यूज़ करने से पहले हमें ये डेट देखनी चाहिए। अगर ये एक्सपायर है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये फ़र्दर ख़तरा क्रिएट कर सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये निशानी ग्रीन जोन पे अगर हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि कौन से फायर के लिए हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी हम फायर एक्सटिंग इसको यूज़ कर रहे हो तो हम फायर से 2-3 मीटर के फासले पर होने चाहिए हमें। इसके साथ ये जो बाल है ये भी फायर एक्सटिंग्विश कर सकता है, लेकिन ये हम उधर इस्तेमाल करेंगे जहां हमारा जाना मतलब एक्सेस पॉसिबल ना हो। इसके साथ ये हमारे पास बकेट्स वगैरह है, इसमें हम पानी डालकर फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। इसमें मिट्टी भी डालकर फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। अगर एक फायर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगा हुआ है तो हम फायर से इसको एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, हम मिट्टी वगैरह से इसको एक्सटिंग्विश करेंगे। ये इसका फार्मूला है फायर एक्सटिंग्विशर का कि किस तरह हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास फायर ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स है तो 3 एलिमेंट्स आते हैं। 1 हीट, सेकंड नंबर ऑक्सीजन, थर्ड नंबर फ्यूल। अगर इसमें से एक किसी भी चीज़ की कमी होगी तो फायर नहीं लगेगी। 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है फायर लगने के लिए। ये हमारे पास एक वो है ये हम तब यूज़ करेंगे जब ग्राउंड गीला हो, तो हम लोगों को ये कहेंगे मतलब कि आगे जगह गीला है, आप गिर सकते हैं आगे जाने से, तो ये तब हम यूज़ कर सकते हैं। ये ट्राईपॉड है और ये रॉड जो है ये हम सर्वे के वक्त यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे फर्स्ट एड देते हैं, रिस्क्यूअर वगैरह यूज़ करते हैं। मेरा नाम फ़हीमुल्लाह है, मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ 7th सेमेस्टर का। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली सिटी के बारे में। तो ये हमने एक मॉडल बनाया है इको फ्रेंडली सिटी में। इसमें सबसे पहले हमने आर्किटेक्चर को, जो ग्रीन आर्किटेक्चर है उसको प्रमोट किया है। जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह हमने किए वो हमने ये किया है कि हमने ग्रीन आर्किटेक्चर को प्रमोट किया है। इवन जो रूफ टॉप्स हमारे पास है उसको भी हमने ग्रीन रखा, रूफ टॉप गार्डनिंग की उस फिनोमेना के हिसाब से। सेकेंडली इसमें हमने पब्लिक पार्क्स बनाए, पब्लिक स्क्वायर्स बनाए, जो सारे हमने ग्रीन्स रखे। इसका जो मेन मकसद है वो तो एम्यूज़मेंट के लिए मतलब यूज़ होगा ये पार्क्स। और दूसरा, अगर इमरजेंसी सिचुएशन में हम इन पार्क्स में लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं एज ए टेम्प्रेरी एवाकुएशन। थर्डली इसमें हमने कम्युनिटी ट्रेनिंग सेंटर को भी किया है। इसमें हम कम्युनिटी को एंगेज कर सकते हैं मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में, चाहे वो लाइवलीहुड ट्रेनिंग्स हो या डिज़ास्टर रिलेटेड, प्रिपेयर्डनेस रिलेटेड ट्रेनिंग्स हो, तो इसमें भी हम लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमने वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट भी बनाए, जो शहर के वेस्ट वो जनरेट होंगे तो बजाय कि वो एक जगह पे हम डंप करें, वो बैड इफ़ेक्ट वो करे, तो इससे अच्छा कि हम उसको रिसाइकिल करें। सपोज़ अगर हमारे पास प्लास्टिक वगैरह वो एकोमोडेट होते हैं प्लास्टिक वेस्ट, तो इसको हम रिसाइकिल करके इस तरह के और प्लास्टिक मटेरियल वगैरह बना सकते हैं जो कि यूज़फुल भी होगा और एनवायरनमेंट को भी वो नहीं करेगा। जैसे एयर पोल्यूशन की वजह से जो सिटी का टेम्परेचर इफेक्ट होता है, तो इसके ओवरकम करने के लिए हमने इसमें फॉरेस्ट पैच लगाए, जो कि हमारे पास अर्बन फॉरेस्ट पैच, तो ये इस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को मिटिगेट करेगा। देन जो सिटी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है तो उसको हमने रिन्यूएबल एनर्जी, वो सोर्स हमने रिन्यूएबल एनर्जी रखा, जो हमारे पास सोलर पैनल्स है और जो विंड टर्बाइंस है, ये मतलब सिटी की इसके वो करेगी एनर्जी को, इसके नीड को पूरा करेगी। थर्ड इसमें हमारे पास प्लांटेशन हमने रोड के साथ भी किए, जो मतलब कार्स वगैरह से जो पोल्यूशन क्रिएट होगी तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने रोड साइड पे भी प्लांटेशन किए। आज का जो एग्जीबिशन है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो नेशनल रेजिलियंस मंथ है इन कनेक्शन टू द 2005 अर्थक्वेक और फिर इंटरनेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन डे है, तो हमने उसके हवाले से एक आगाही एक्सपो का इनेकाद किया है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स बनाए हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, जो रिजिलियंट बिल्ट एनवायरनमेंट पे फोकस्ड हैं, जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन के ऊपर फोकस हैं। उसमें हमने पहली मर्तबा जो है
हमने मुख्तलिफ गेम्स इंट्रोड्यूस किए हैं आजकल के यूथ की ओरिएंटेशन को देखते हुए। जो लर्निंग बाय डूइंग एक्सरसाइज है तो हम उस पे फोकस कर रहे हैं। तो हाजागोरा के नाम से एक सस्टेनेबिलिटी गेम है, बोर्ड गेम है, जो वो स्टूडेंट प्ले कर रहे हैं और सुबह से उसके 7 सेशंस जो है वो चले। इसके अलावा हमारे साथ एक स्क्रीन गेम है स्टॉप डिजास्टर, जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ीली इदारा है यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उन्होंने बनाई है। तो उस गेम के अंदर 5 डिजास्टर पे फोकस है, अर्थक्वेक, फ्लड। वो गेम जो है वो हमने एक 52 इंच टच स्क्रीन टेबल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की है और वो 4-5 के ग्रुप में मिलकर मशवरा करते हैं कि किस जगह पे घर बनाना है, किस जगह पे प्लांटेशन करनी है, अस्पताल किस जगह पे बनाना है। इस तरह कौन से ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो पुराने हैं, जो सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं, जो जलजले से मुतासिर हो सकते हैं, उसको हमने डिमोलिश करना है। तो ये उसको लैंड यूज प्लानिंग और साथ में रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के हर गेम के लिए उसको $50,000 मिलते हैं। उसके साथ लैंडलेस लोग भी हैं, उसके साथ हाउसलेस लोग भी हैं, तो उनको एकोमोडेट करना है और कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है। Parallel to these, we are exhibiting our emergency response technologies, जो कि रेस्क्यू 1122 की इमरजेंसी व्हीकल में जितना सामान है वो हम यहाँ पे स्टूडेंट को एग्जिबिशन के में हमने रखा है और उसकी हमारा कोर्स के अंदर बाकायदा एक 100 नंबर का उसका प्रैक्टिकल है, जिसमें फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, सर्च एंड रेस्क्यू बाकायदा तौर पर हम उनको पढ़ाते हैं। फिर उनका एक रिफ्रेशर कोर्स हर साल 4 दिन का जो पासिंग आउट बैच होता है उसका हम कराते हैं थ्रू द रेस्क्यू 1122। और हमारी खुशकिस्मती है कि अभी जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट है उसमें हमारी 3 ग्रेजुएट्स जो हैं दे मेड इट टू 18 ग्रेड ऑफिसर इन रेस्क्यू 1122। तो वो मोटिवेशन रहती है स्टूडेंट के लिए कि हम ये चीज़ें पढ़ाते हैं। साथ में हम आजकल के ज़माने में लोग मोबाइल के साथ बड़ा इजी फील करते हैं, तो हमने पीडीएमए के लिए जो ऐप बनाई है, पीडीएमए मददगार ऐप, तो वो हमने डिस्प्ले पे लगाई है और मददगार ऐप जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है ऑन द प्ले स्टोर। उसको कोई डाउनलोड कर सकता है और अगले 10 दिन में उसकी जो है वो पुख्तनख्वा के अंदर जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा, मतलब उसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग जो है अगले 10 दिन में हो जाएगी। साथ में 2017 में एक डेंगू का बहुत मसला हुआ था, तो हमने उस वक्त एक ऐप बनाई थी फॉर डेंगू रिजिलियंस, और आजकल दोबारा हम देख रहे हैं कि मुहिम शुरू है, तो हमने वो ऐप की डिस्प्ले पे तैयार जो है वो लगाई है। एक हमारा कॉन्सेप्ट है तैयार पाकिस्तान ऐप का, जो नेक्स्ट 40 to 50 ईयर जो है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। सुपर ऐप है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, क्लाइमेट चेंज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। हमने सिर्फ उसकी आइडिया एग्जिबिट की है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डोनर के वो हमें सपोर्ट करे और हम उसको मटीरियलाइज करें। तो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप की है और हम उस कॉन्सेप्ट को मटीरियलाइज करने के लिए अभी डोनर को जो है उसको देख रहे हैं। साथ में बच्चों ने अपने पोस्टर्स एग्जीबिशन लगाए हैं मुख्तलिफ किस्म की, उनकी रिसर्च आउटकम और उनकी जो मॉडल्स हैं रिचार्ज पाकिस्तान के अंदर जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ड्राउट मिटिगेशन के लिए, फ्लड मिटिगेशन के लिए। और एक हमारे अरबाब उस्मान एक स्टूडेंट ने एक इनोवेटिव प्रोटोटाइप मॉडल बनाई है ऑन द अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो लो कास्ट फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपो दैट इज गोइंग ऑन। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है जब पानी का लेवल जो है वो 80 आ जाए, 80 क्यूसेक वाटर जो है वो इस रिवर में फ्लो करता है, तो ये ग्रीन लाइट के साथ जो है यहाँ पे रेड लाइट जो है वो ऑन होगा और साथ साथ जो है यहाँ पे अलार्म भी बजेगा इस कम्युनिटी में कि और ख़तरा बहुत बढ़ गया है और फ्लड आने का ख़तरा है और आप जो है एवोकुएट कर लिए यहाँ से भाग जाएँ। और इसमें ये है कि इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारा जो कंट्रोल रूम होगा तो उसमें जो है ये डाटा जाएगा और वहाँ पे जो है हम वो टाइम की प्रेडिक्शन करेंगे कि मतलब ये जो है जो 80% जो रिवर जो है वो फुल हो गया पानी से, तो ये ओवरफ्लो करने में कितना टाइम लगेगा, जिस रेट से पानी आ रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है कितना टाइम लगेगा इसके ओवरफ्लो होने में। तो इसमें ये है कि बेसिकली जो है इसमें हमने सेंसर इस्तेमाल किए हैं और ये जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो इसकी बेस पे। तो अब हम आते हैं ज़रा उसकी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो अब लेट सपोज़ यहाँ हम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है बारिश हो गई और इस इलाके में बारिश हो रही है, माउंटेनियस एरिया है और यहाँ पे जो है पानी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देख ले इस स्क्रीन पे, तो स्क्रीन में जो है हमारे पास जो लेवल है अगर आप देख ले तो लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें यहाँ पे रेड लाइट जो है वो होगा क्योंकि इसमें पानी जो है वो 80 तक आ जाएगा।
तो रेड लाइट और साथ जो है अलार्म होगा, और फिर ये जो है प्रेडिक्टिव टाइम देगा कि ये कितना टाइम में जो है फिर ओवरफ्लो करेगा। तो वो जो है मेन चीज़ जो है हमारा उस पर है। अगर इसका लेवल जो है अभी 50 से ऊपर है लेकिन 80 से कम है। अब इस पर सिर्फ जो है वो ग्रीन लाइट ऑन है, और जो रेड लाइट है अब आप देख रहे हैं रेड लाइट जो है वो ऑन हो गया, साथ जो है अलार्म भी दे रहा है। और यहाँ पे आप देख लें तो प्रेडिक्शन टाइम आपको दे रहा है कि ये जो है प्रेडिक्टिव टाइम है आपको इसमें है 19 सेकंड्स, मीन के 19 सेकंड बाद जो है ये रिवर वो ओवरफ्लो करेगा और यहाँ पे जो है इस कम्युनिटी में पानी आ जाएगा। तो मेन चीज़ जो है इसमें वो प्रेडिक्शन है कि हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसी भी फ्लड के और किसी भी उसके हवाले से। तो ये हमारा जो है मेन वो थीम है कि टेंसर बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसका हमने वो थीम रखा है उसमें। Our center, apart from preparing skilled professionals in the field of disaster management, is involved in multiple activities ranging from different projects under collaborations with the Provincial Disaster Management Authority and many other organizations as well. We also organize many activities, especially in the month of October. For example, this expo we organized in the month of October on these 2 days. The purpose is to create awareness amongst the university students and in the public as well. In these 2 days, the students showed different models which were prepared under the supervision of our faculty. And in those models, they showed what are the different natural hazards and what are the different human-induced hazards, different hazards which are unfortunately looming over our beloved country, ranging from the hydrometeorological hazards and geological hazards and different biological hazards. For example, the example recently we had of the COVID-19. The different environmental hazards and technological hazards, all these hazards were shown in models so that the students comprehend that how these hazards can affect the communities and how their exposure can be minimized. Because in risk triangle, 3 things are very important. You have to identify the hazards, the exposure of the communities, and vulnerability. How in vulnerability, when I use the term vulnerability, there I mean that how we can enhance, how we can strengthen the capacity of the people. So whenever the capacity is increased, so the risk of disasters will be minimized. So in these models, all these different types of hazards were shown, and the exposure and the different methods how to minimize the vulnerability was shown. We have also developed different apps under collaboration with different organizations. So those different apps also we showed to the public, we put them on display. Similarly, the different tools which are used in emergency management, and we do practical training to our students so that whenever they will join the different authorities, the different departments, they will perform their jobs efficiently. So we give them trainings as well. So we also displayed those different tools and equipments which are used. Apart from this, today we also organized an awareness walk, and this awareness walk is particularly to commemorate the 8th October 2005 fatal earthquake and the International Day for Disaster Reduction, which is commemorated especially on 13th. So today we also organized an awareness walk, visited, and many students and outside and people from the outside also visited these models and our stalls, and they took interest. So it was very useful activity, not only for creating awareness, but also
to train our students that how they utilize their skills in making different scenarios